प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और आज सौदा आपका में है आपके लिए ढेर सारा एक्शन। नतीजों के बाद आईटीसी केन इंडिया स्पाइस चेक में क्या हो आपकी रणनीति, चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। एचडीएफसी बैंक, एमआरएफ, कंसाई नेरोलैक के नतीजे आज आने वाले हैं, इन पर रखिए नजर कि नतीजों के बाद इसमें किस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी। और क्रूड में हम देख रहे हैं जबरदस्त तेजी, और अब आपको क्या करना चाहिए क्रूड में बताएंगे अपने कमोडिटी एक्सपर्ट्स के साथ। कोलकाता में वोडाफोन की 4G सर्विस का लॉन्च हो चुका है। टेलीकॉम कंपनियों पर रखिए नजर। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया इंट्राडे के लिए देंगे हमारे एक्सपर्ट। शेयरों की लगेगी सेल, कई शेयर्स अच्छी वैल्यूएशन में दिख रहे हैं मौजूदा बाजार में। क्या आप इसमें करें खरीदारी? एफएनओ बाजार में भी स्ट्रैटेजी क्या हो आपकी, इन सब पर होगी चर्चा। हलचल वाले शेयरों पर रहेगी नजर, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। तो कमोडिटी बाजार के लिए शायद इस वक्त सबसे बड़ा ट्रिगर है क्रूड। हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में रिकॉर्ड सप्लाई के बावजूद कच्चे तेल में अब भारी तेजी आ गई है और इसका दाम $32 के पार चला गया है। बहुत कुछ वजह यह भी है कि जिस तरह से ठंड ने जोर पकड़ लिया है, पूरे अमेरिका में स्नोफॉल हो रहा है, और इस वजह से हम देखते हैं जब भी मौसम का पारा गिरता है तो क्रूड की डिमांड में हम तेजी देखते हैं। पिछले हफ्ते सिर्फ 2 दिनों में इसका दाम 20% से भी ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल अमेरिका में जो बर्फीली तूफान चल रही है, इसका सीधा सीधा जुड़ाव जो है क्रूड की डिमांड से है, और हम यही देख रहे हैं कि क्रूड की डिमांड बढ़ गई है। ठंड में लोगों के लिए क्रूड का इस्तेमाल बढ़ जाता है। अमेरिका में जो घर सेंट्रली हीटेड रहते हैं उसमें तेल का इस्तेमाल जो होता है, इस वजह से हम क्रूड की डिमांड को बढ़ते हुए देख रहे हैं, और तेल और गैस का इस्तेमाल बढ़ जाता है। और इसके बढ़ने से क्रूड में जो हम एक मंदी देखे थे वो कहीं ना कहीं थम गई है और अब तेजी आ गई है। $32 के आसपास है आज भारतीय बाजार में। किस तरह से क्रूड खुलता है और इसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन सोने पर भी नजर डालते हैं। सोना भी $1100 के स्तर पर बना हुआ है। दरअसल सोने में अब फिर से निवेशकों का रुझान बढ़ा है। गोल्ड ETF की होल्डिंग में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं चांदी भी $14 के पार जा चुकी है। बेस मेटल्स में भी एक पॉजिटिव रुख देखने को मिल रहा है एक लंबे अरसे के बाद। हमने LME कॉर्पोरेट में देखा है कि बढ़त के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है, और इसी का असर दूसरे बेस मेटल्स पर भी पड़ते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन नाइमेक्स और क्रूड की कीमत पर तो नजर रखिए ही, लेकिन साथ ही रुपए में देखिए, आज रुपए में हल्की सी रिकवरी हमें डॉलर के मुकाबले देखने को मिली है। $1 की कीमत $67.60 के भी नीचे आ गई है, तो रुपया मजबूत हो रहा है। क्रूड में हम रिकवरी वापस आते हुए देख रहे हैं, और सोना संभल रहा है। इन सब के बीच भारतीय बाजार किस तरह से खुलेंगे, घरेलू कमोडिटी बाजार में किस तरह का रुख रहेगा, उस पर डालते हैं नजर। भारतीय कमोडिटी बाजार खुल गए हैं, किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत। क्रूड 2158 के स्तर पर शुरू होते हुए सोने में तेजी, 26,247 का भाव, $87 की तेजी हमें सोने में देखने को मिल रही है। तेजी के साथ सोने की शुरुआत हो रही है। चांदी भी इसी तेजी को बरकरार रखते हुए 34,314 का भाव, $37 की तेजी के साथ चांदी की शुरुआत हो रही है। क्रूड भी आज हरे निशान पर ही खुल रहा है, जिस तरह का अनुमान था, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड को संभलते हुए देख रहे हैं। 2205 का भाव, $47 की तेजी के साथ क्रूड MCX की शुरुआत हो रही है। नेचुरल गैस भी तेजी के साथ। क्रूड जब बढ़ता है तो हम प्राकृतिक गैस को भी इसी तरह से बढ़ते हुए देखते हैं। हरे निशान के साथ $145.80 का भाव नेचुरल गैस MCX खुलते के साथ। लेकिन बेस मेटल्स में कॉपर सबसे पहले आपके सामने है, इसमें हमें कमजोरी दिख रही है। $300 के साथ शुरुआत हो रही है लाल निशान में के साथ। निकल में तेजी है, $583.90 का भाव, $1 की तेजी के साथ निकल की शुरुआत हो रही है। एल्यूमिनियम कमजोर, $100.65 के साथ। तो हम देख रहे हैं बहुत ही दायरे में है पूरा ही बेस मेटल का जो पैक है। लेड में भी देखिए $110.40 के साथ कमजोरी के साथ शुरुआत हो रही है। तो एक ही कमोडिटी जो अभी तक देखिए हरे निशान में वो लेड थी, उसके बाद सभी लाल निशान में। जिंक भी इसी को ही फॉलो करते हुए $101.70 का भाव। कुछ एग्री कमोडिटीज पर भी नजर डालते हैं कि किस तरह की
शुरुआत यहां देखने को मिल रही है। आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी रखनी है, इस पर हमारे मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सोयाबीन 3,790, 8 रुपए की कमजोरी यहां पर। लाल निशान में सोयाबीन एनसीडेक्स की शुरुआत होते हुए, इसी के साथ सोया ऑयल 611 रुपए के साथ शुरुआत हो रही है। ये भी दबाव के साथ आज खुल रहा है। सरसों में भी आज दबाव ही देखने को मिल रहा है। 32 रुपए की कमजोरी है, 3,971 का भाव। चना तेजी के साथ खुल रहा है, 4,824 का भाव। चना एनसीडीएक्स तेजी के साथ खुलते हुए। जीरे की बात करें तो अभी खुला है, 13,600 का भाव हम अभी देख रहे हैं। हल्दी 8,462 के साथ खुल रहा है, दबाव है यहां पर। लेकिन चीनी में तेजी है, 3,180 रुपए का भाव चीनी का खुलते के साथ। और साथ ही में रुपए पर भी रहेगी नजर, आज हल्की मजबूती रुपए में जरूर देखने को मिली है। कमोडिटी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एसएसजी फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। प्रियंक, गुड मॉर्निंग। आज के बाजार में आप कहां पैसे लगाने की सलाह देंगे? देखिए, सिल्वर में हमें स्ट्रेंथ दिखती है। 34,200 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। 33,900 डेली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट्स 34,800 के रहेंगे। हमारी दूसरी पिक कॉपर में रहेगी। कॉपर में बाइंग की सलाह रहेगी अराउंड 299, 296 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा एंड 305 वुड बी द लाइकली टारगेट। ओके, सो प्रियंक की पसंद आपके स्क्रीन पर। कॉपर पर खरीद की सलाह 299 पर खरीद की सलाह, टारगेट 305 का। और दूसरी सलाह इनकी रही है सिल्वर पर, बाई की सलाह 34,200 पर, टारगेट 34,800 का ये दे रहे हैं प्रियंक। लेकिन अभी फिलहाल के बाजार में सबसे हॉट क्रूड दिख रहा है। बहुत लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कि ये संभल रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। इस स्तर पर आप क्या करने की सलाह देंगे, जिस तरह के इंटरनेशनल संकेत हैं? देखिए, एक हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है फ्रॉम द लोज और मेरे हिसाब से अभी इन द इमीडिएट फ्यूचर मुझे लगता है कि 1900, 1950 के आसपास शॉर्ट टर्म बॉटम एटलीस्ट बना हुआ है मार्केट्स में। अभी काफी अच्छा रनअप आ गया है, 2200 के आसपास आ गए हम, तो थोड़ा बहुत करेक्शन का वेट करना चाहिए, फिर उसमें बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। आज के लिए रेजिस्टेंस ऊपर में रहेगा मार्केट को अराउंड 2240, 2280 रेंजेस। नीचे सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा डीप सपोर्ट्स का वेट करना चाहिए, 2100 से लेकर 2050। दैट विल बी अ गुड रेंज, जहां अगर मिलता है तो वहां पे बाई इनिशिएट किया जा सकता है इन दिस वीक। आपने रेंज की बात की और एक कमोडिटी जो बेहद छोटे दायरे में नजर आ रही है वो है सोना। हम रिकवरी जरूर देख रहे हैं लेकिन बहुत ही छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। सोने पर आपका नजरिया? सोने में भी मुझे लगता है कि ओवरऑल रेंज में ट्रेड करेगा एंड बायस मेरा अपसाइड का ही रहेगा। एक अच्छा हायर बॉटम्स का इंडिकेशन आ रहा है मार्केट्स में। 26,000 एंड 25,800 ये अभी सपोर्ट्स रहेंगे फॉर दिस वीक। जब तक ये सपोर्ट्स के ऊपर है, ग्रेजुअली हम सोने को देखते हुए 26,500, 26,700 तक जा सकते हैं। और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता भी मेरे साथ हैं। गुड मॉर्निंग अनुज। एग्री कमोडिटीज में आपकी पिक, कहां पैसे लगाने की सलाह देंगे आप? गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें तो एग्री कमोडिटीज में बाउंस बैक देखने को मिला है। अगर हम जीरे की बात करें तो हमें लगता है कि जीरे के अंदर मार्केट अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरसोल्ड कैटेगरी में है, तो हमारा व्यू है कि जीरे में यहाँ से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 13,800 तक देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर हमने देखा था कि चने के अंदर भी लास्ट वीक में एक तेजी देखने को मिला था, तो चने के अंदर भी हमें लगता है कि बाय इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 4240 के आसपास। टारगेट करीबन 4360 तक देखने को मिल सकता है। तो चना पसंद आ रहा है, खरीद की सलाह अनुज आपको यहां पर दे रहे हैं। साथ ही में जीरे में भी खरीद की सलाह है और इनके टारगेट और स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर हैं, इनका ख्याल जरूर रखें। जीरे पर स्टॉप लॉस 13,350 का, इसका ख्याल रखें। और चने पर इनका स्टॉप लॉस ये सजेस्ट करें 4,180 का। अनुज, एक और कमोडिटी जिस पर आपसे चर्चा करने चाहूंगी वो है सरसों। पिछले हफ्ते सरसों काफी गिर गया था, आज इसमें क्या करने हैं? देखिए, सरसों में देखिए तो आज भी थोड़ा सा मार्केट पैसे से ही खुला है नीचे, बट मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ये जो कमोडिटी है ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में आती हुई दिखाई दी है। हालांकि अगर हम देखें तो नई क्रॉप जो है वो स्टैंडिंग है, जो कि आने वाली है मंडियों के अंदर, तो हो सकता है कि फिर एक प्रेशर देखने को मिले। बट करंट लेवल मुझे लगता है कि यहाँ से अगर किसी को इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना है तो बाय कर सकते हैं, बट पोजिशनल तौर पर अभी भी बिकवाली ही रहेगी। इंट्राडे में अगर यहाँ से बाय करते हैं तो ऊपर का टारगेट करीबन 4,020 तक मिल सकता है, और अगर 4,020 के आसपास भाव मिलते हैं तो वहां आगे हम शॉर्ट करके चल सकते हैं।
और अनुज, रुपए में हम हल्की सी रिकवरी आज खुलते ही लौटते हुए देख रहे हैं। रुपए पर आप क्या व्यू रखते हैं अभी? देखिए, रुपीज में मुझे लगता है कि अगर हम देखें तो लास्ट वीक भी मार्केट एप्रिशिएट होकर बंद हुआ था और हमने देखा था कि 68 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाए तो वैसे करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड बना है थोड़ा सा एप्रिसिएशन का, वो यहाँ पर अभी भी और कायम रह सकता है। तो हमारा व्यू यूएसडी INR में बिकवाली का रहेगा, करीबन 67.60 के आसपास दे सकते हैं। टारगेट नीचे करीबन 67.3040 तक देखने को मिल सकता है। प्रियंका, आपसे भी रुपए पर व्यू चाहूंगी। एंजल कमोडिटीज के अनुज तो यहाँ पर सेल की सलाह दे रहे हैं, आपकी क्या राय है? और आप रुपए को देख रहे हैं और रिकवरी आते हुए और बेहतर होते हुए, या आगे की राह मुश्किल रहने वाली है? आई वुड अग्री विद अनुज। मुझे भी लगता है कि जिस तरह से अभी इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा बहुत उछाल आया है इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, तो उसका एक सहारा मिलेगा रुपी को। इन रुपी में स्ट्रेंथनिंग मूव्स आ सकते हैं। अगेन लेवल्स देखेंगे तो 67.20 से लेकर 67 वुड बी द लाइकली रेंज, जहां तक एक बार रुपी में एप्रिसिएशन हम देख सकते हैं। शुक्रिया आप दोनों का। ये एसएसजे फाइनेंस के प्रियंका उपाध्याय और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही आपकी नजर कहां रहनी चाहिए, कौन से स्टॉप लॉसेस लगाएं, क्या टारगेट रखें, इन सब पर बात कर रहे थे। ताजा हाल हम आपको दिन भर देते रहेंगे कमोडिटी बाजार का, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अभी हाजिर हो रहे हैं, ब्रेक के बाद हम लेकर आने वाले हैं तत्काल ट्रेड आइडिया। कमाई का ये मौका समझिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट के साथ। साथ ही पीसी ज्वेलर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर बलराम गर्ग होंगे हमारे साथ, बात करेंगे पीसी ज्वेलर के नतीजों पर। बाजार का जायजा देंगे, साथ ही सौदा आपका में हम शेयरों की सेल भी लगाएंगे, जहां आपको बताएंगे कि मौजूदा वैल्यूएशन में कौन सा पिक आपके लिए रह सकता है सही। लेकिन उससे पहले जबरदस्त कमाई का आइडिया, मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको हो सकती है जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और आज तत्काल ट्रेड आइडिया इंट्राडे के लिए आपको दे रहे हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च के मनीष शर्मा। कोल इंडिया में खरीद की सलाह है मनीष की। स्टॉप लॉस 294 रुपए का और लक्ष्य 315 रुपए का। खरीदिए कोल इंडिया इंट्राडे के लिए। यह है तत्काल ट्रेड आइडिया मनीष शर्मा का आपके लिए। तो बाजार ने आज की है मजबूत शुरुआत और दिलचस्प ये कि इस मजबूती को अभी भी कायम रखे हुए है बाजार। सेंसेक्स में हम ऑलमोस्ट 200 अंक की बढ़त अब देख रहे हैं। निफ्टी में 57 अंकों की बढ़त है, 4400 के काफी ऊपर बहुत ही कंफर्टेबली बैठा हुआ है निफ्टी। मिड कैप में 136 अंकों की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है, 12,357 पर है। बैंक निफ्टी में करीब 85 अंकों की बढ़त हम देख रहे हैं और इसीलिए आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो ये एडवांसेस की तरफ है। 1254 शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं और एक करीब 180 शेयर हैं इनके मुकाबले जिनमें हम दबाव अभी देख रहे हैं। तो निफ्टी के गेनर्स में क्रूड में जो तेजी आई इसका सीधा फायदा केन इंडिया को मिल रहा है और आज तेजी के साथ केन इंडिया, वेदांता, अंबुजा सीमेंट में भी आज हम जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट और टाटा स्टील ये सभी हैं जो 2% से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। ओएनजीसी, सन फार्मा, भेल, एचडीएफसी, एचसीएल टेक ये वो तमाम काउंटर्स हैं जहां हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है तेजी के साथ। लेकिन दबाव भारतीय एयरटेल को उठाना पड़ रहा है, एक्सिस बैंक भी दबाव में है, हीरो मोटोकॉर्प भी दबाव में, बीपीसीएल, विप्रो ये वो काउंटर्स है जहां आज दबाव देखने को मिल रहा है, जिसमें कोटक महिंद्रा, एनटीपीसी और एलएनटी भी शामिल हैं। लेकिन ये है नतीजों का सीजन और मेरे साथ हैं पीसी ज्वेलर्स का मैनेजमेंट। पीसी ज्वेलर के दिसंबर तिमाही नतीजे आ चुके हैं, नतीजों पर बात करते हैं पीसी ज्वेलर के एमडी बलराम गर्ग से। मिस्टर गर्ग, बहुत स्वागत है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही शानदार रहा है, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन हम मार्जिन्स में हल्की सी प्रेशर जरूर देख रहे हैं, क्या वजह रही है सर? नहीं, देखिए मार्जिन्स हमारे आगे अगर मैं ग्रॉस लेवल की बात करूं तो लिटिल बिट हमारे इंप्रूव होंगे, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि डायमंड ज्वेलरी का थोड़ा सा परसेंटेज कम हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि गोल्ड ज्वेलरी
का प्राइस कम होने की वजह से गोल्ड ज्वेलरी का सेल थोड़ा ज़्यादा हुआ है। जैसे कि डायमंड में मार्जिन हमारे थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में मार्जिन्स थोड़े इम्प्रूव ही होंगे हमारे। साथ ही में आपने कहा डायमंड में आपने थोड़ा सा डिप देखा है, लेकिन सोने में हमने जिस तरह की कमजोरी देखी है, तो मुझे दोनों का एक ब्रेकअप समझाइए, गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड में से क्या ज्यादा बिका और किस तरह के बिक्री के ट्रेंड आपने बिल्कुल देखे देखिए, हम हमारा जैसे आप ग्रोथ देखेंगे डोमेस्टिक बिजनेस में लगभग 22% के आसपास हम लोगों ने सेल्स में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, उसमें लगभग सेम स्टोर सेल ग्रोथ की बात करूँ तो लगभग 6 to 7% हमारा जो सेम स्टोर सेल ग्रोथ रहा है, और बैलेंस जो ग्रोथ है वो जो हम लोग नए स्टोर ओपन कर रहे हैं उससे ग्रोथ आया है। तो फुटफॉल भी इंक्रीज हुआ है और हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे वेडिंग सीजन जैसे जैसे पिकअप कर रहा है, डिमांड उससे इंक्रीज हो रहा है। आपने अपने पायलट फ्रेंचाइजी लॉन्च की ग्वालियर में अक्टूबर के महीने में, इससे किस तरह का रिस्पांस मिला है? और इससे एक और सवाल जोड़ना चाहती हूँ कि ऑनलाइन सेल्स क्या आपके लिए अभी भी चुनौती बन रहा है? आपने भी इसमें कुछ शुरुआत की है वैसे? नहीं, देखिए ये पहली बार हुआ था कि गोल्ड के प्राइसेस एकदम सडनली डाउन हुए थे। अगर लास्ट ईयर से हम कंपेयर करें, और वो जब जैसे ही गोल्ड के प्राइसेस सडनली बहुत डाउन होते हैं तो थोड़ा सा गोल्ड का सेल इंक्रीज होता है। लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि क्योंकि ऐसा नहीं कि डायमंड ज्वेलरी हमारा कम सेल हुआ है, बट गोल्ड का सेल थोड़ा ज्यादा हुआ है। और आने वाले टाइम में जैसे अभी ये क्वार्टर चल रहा है तो हम देख रहे हैं कि डायमंड ज्वेलरी का फिर से पिकअप हुआ है, और आने वाले टाइम में हमारे मार्जिन्स भी इससे थोड़े इंप्रूव होंगे, और डायमंड ज्वेलरी का परसेंटेज भी हम लोग इंक्रीजिंग ट्रेंड पे देख रहे हैं। और नई नई कलेक्शंस भी हम लोग डायमंड ज्वेलरी में लॉन्च कर रहे हैं, उससे भी हमारी जो डायमंड ज्वेलरी की सेल है वो हमें लगता है कि इंक्रीज होगी। शुक्रिया बलराम जी हमसे बात करने के लिए। डीसी ज्वेलर्स के एमडी बलराम गर्ग हमारे साथ थे। ऑपरेटिंग मार्जिन्स में कंपनी के रिजल्ट्स में थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है, लेकिन इनका कहना आगे जाकर स्थिति सुधरने वाली है। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे शेयरों की सेल, यानी कि मौजूदा बाजार में कौन से वो शेयर है जिनकी वैल्यूएशन ऐसी कि जिन्हें आप खरीदिए। मेरे साथ होंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट विकास सेठी भी। आवाज पर जारी है अच्छे शेयरों की जबरदस्त सेल। हम लगातार आपको ऐसे शेयर बता रहे हैं जहां लंबी अवधि के लिए निवेश करने से होगा आपको फायदा। पिछले दिनों की गिरावट में कई अच्छे शेयर धूल चाटने लगे, कई शेयर तो कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं, और यही छुपा है मौका आपके लिए। तो कैसा निवेश का ये समय है आपको बताएंगे हम अपनी इस सेल में। और शेयरों की इस सेल में आपको आज सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं सेठी फिनमार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास सेठी। विकास, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके सामने एक करके एक ऐसे शेयर्स रखने वाली हूं जिसमें हम गिरावट देख रहे हैं, जबरदस्त डिस्काउंट है, और क्या ये डिस्काउंट सही मौका है खरीदारी का? एसटी एल्यूमिनियम ये कंपनी ऐसी है जिसमें हमने सिर्फ जनवरी में 44% की गिरावट देख ली है। तो इस डिस्काउंट में क्या एसटी एल्यूमिनियम को खरीदा जाए? देखिए प्रियंका, जहां तक एसडी एल्यूमिनियम का सवाल है, कंपनी के फंडामेंटल्स काफी कमजोर है। स्टॉक में जरूर बहुत अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, बट जिस तरह के फंडामेंटल्स है और जिस तरह से ये अभी भी बहुत ये गिरावट के बाद भी मुझे एक्सपेंसिव लगता है। और हाल ही में केयर ने एक जो इनके रेटिंग्स को भी डाउनग्रेड किया है, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है इन लेवल्स पे भी इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाजार में जिस तरह की सेल लगी हुई है बहुत सारे विकल्प हैं। तो अगर आपको बाजार में निवेश करना है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो आई वुड रिकमेंड एंड अवॉइड ऑन दिस स्टॉक एंड लुक फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटी इन सम अदर सेक्टर। क्या आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में? इसमें भी जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। पूरे जनवरी के महीने में हम अब तक 24% की गिरावट देख चुके हैं। काफी सस्ते में दिख रहा है एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, खरीदें? बिल्कुल प्रियंका, ये एक बेहतरीन अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग इनके फाइनेंशियल्स है, रोड क्षेत्र में या इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम करती है। और ये जो सेक्टर है ये भी क्या है, चूंकि डोमेस्टिक सेंटर्ड है, इसका फॉरेन से कोई लेन देन नहीं है। और जिस तरह से हमने सरकार का एक फोकस देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पर्टिकुलरली रोड सेक्टर पे, तो उसमें ये कंपनी एक उभर के आती है और अच्छी बैलेंस शीट है। और जिस तरह का ऑलरेडी एक करेक्शन हम उसमें देख चुके हैं, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदा
खरीदारी करने का एक अच्छा मौका है। और यहाँ से अगर कोई 6 महीना साल भर का भी इसमें अगर एक टाइम फ्रेम देता है तो इस स्टॉक में मुझे लगता है यहाँ से 25 से 30% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। खरीदिए एमबीएल इंफ्रा, लेकिन क्या खरीदें मर्केंटाइल लिमिटेड, क्योंकि इसमें दिख रहा है भारी डिस्काउंट, 27% की गिरावट। खरीदा जाए इसे? देखिए प्रियंका, कंपनी अच्छी है, एक शिपिंग सेक्टर से कंपनी है जहां पे अभी फंडामेंटली सुधार होने में थोड़ा वक्त लगेगा। सरकार का बिल्कुल फोकस है जो इंडियन शिपिंग कंपनीज है उनको बूस्ट करने का। फिर जब ईरान से भी सैंक्शन हट गए हैं तो वहां से भी अच्छा कारोबार मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती है। मेरी राय में जिनके लिए हुए हैं उनको तो होल्ड करना चाहिए और बाकी खरीदारी के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए और फर्दर डिक्लाइंस पे इसको लंबी अवधि के लिए खरीदा जा सकता है। शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी काम की बात बताने के लिए। तो निगाहें बनाए रखिए बाजार में, कई शेयर सस्ते में मिल रहे हैं और कहां आप खरीदे हम बताएंगे आपको। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन हम फिर से हाजिर होने वाले हैं शेयरों की सेल के साथ ठीक 11 बजे। लेकिन अभी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं इस ब्रेक के बाद हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी, एफएनओ स्ट्रैटेजी समझिए इनके साथ। हफ्ते की अच्छी शुरुआत, सेंसेक्स निफ्टी 0.5% से ज्यादा ऊपर। मिड कैप शेयरों में शानदार मजबूती, बैंकिंग, मेटल और फार्मा शेयरों में अच्छी तेजी। खराब नतीजों के बावजूद आईटीसी मजबूती के साथ टिका। बाजार को अब एचडीएफसी बैंक के नतीजों का इंतजार, मुनाफा 20% बढ़ने की उम्मीद। रेट्रो टैक्स के पुराने मामले अब नहीं खुलेंगे। भारत फ्रांस बिजनेस समिट में पीएम मोदी का साफ संकेत। आज भारतीय उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद। 36 राफेल जेट डील पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। 26 जनवरी से पहले देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुंबई समेत देश के अलग अलग हिस्सों से आईएसआईएस के 32 संदिग्ध गिरफ्तार। महाराष्ट्र एटीएस ने की 94 वेबसाइट ब्लॉक। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश उन ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर अभी इस वक्त एक्शन करना है। कोई भी ट्रेड आपने लिया हो वायदा कारोबार में खास तौर से, तो आप जरूर हमें फोन करें। अगर आपका पिछले हफ्ते का कोई ट्रेड है और उस पर राय लेना चाहते हैं, कोई स्टॉप लॉस और टारगेट आप चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 1800-209-7890 ये है फोन नंबर जहां पर आप हमें फोन कर सकते हैं। साथ ही हमने आपके लिए खास फैसिलिटी शुरू की है और वो है व्हाट्सएप की 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं और हम सामने से खुद आपको फोन लगाकर आपका सवाल हमारे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलिए, आज क्या हो आपकी रणनीति अलग अलग स्टॉक्स में, निफ्टी में, ये बताने के लिए हमारे साथ आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और वायदा कारोबार के एक्सपर्ट इंडिया इन्फोलाइन के नवनीत डागा भी हमारे साथ है। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। एक एक राय पहले निफ्टी पर ले ली जाए आप दोनों से। नवनीत, शुरुआत आप करें। अनिल जी, लास्ट वीक के एक अच्छे उछाल के बाद में अभी निफ्टी एक समवेयर कंसोलिडेशन मोड पे जाना चाहिए। ऊपर 7500 पे कॉल ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट काफी एग्रेसिव है। मेरे को लग रहा है कि ये इस एक्सपायरी के अंदर में 75-30 के आसपास में काफी की हर्डल लगेगा निफ्टी के अंदर में। उसके ऊपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो मैं कंसोलिडेशन साइडवेज ट्रेंड पे जाना चाहूंगा। और द स्ट्रैटेजी जो इस हफ्ते कर सकते हैं जो जैन सीरीज के लिए, वो मैं कैलेंडर स्प्रेड सजेस्ट करूंगा, जिसके अंदर मैं निफ्टी पे 7450 के कॉल पुट दोनों सेल करें, जिसके अंदर में प्रीमियम मिलेगा ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स। एंड उसको हेज करने के लिए पोजीशंस को नेक्स्ट मंथ फेब्रुअरी ऑप्शंस के लिए 75 का कॉल और 7400 की पुट ऑप्शंस बाय करें। करंट स्प्रेड जो बनेगा ये अराउंड 162 पॉइंट्स के आसपास में बनेगा और इसका टारगेट स्टॉपलेस रहेगा अराउंड 120 के आसपास में। इसका स्टॉपलेस लगाना चाहिए और ऊपर में 200 तक के स्टर्न में टारगेट रखना चाहिए स्प्रेड का। ओके, तो कैलेंडर स्प्रेड के जरिए आपको ट्रेड करना है निफ्टी में, ये राय आती हुई यहाँ पर हमारे पहले एक्सपर्ट की तरफ से, और वह है नवनीत। ये बताएं, चार्ट पर आपको क्या सिचुएशन दिख रही है? इंट्राडे के लिए कहीं कोई थकावट के संकेत हैं? 7500 के ऊपर जाना मुश्किल है राकेश, या फिर अब भी खरीदारी करनी चाहिए?
गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, निफ्टी की बात करें तो डेफिनेटली 7500 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर निकलना काफी मुश्किल लगता है। एक बार उसके ऊपर निकल जाए तब नई तेजी की आशा करनी चाहिए। एज ऑफ नाउ अनिल जी, अगर तेजी खेलनी है तो स्टॉक स्पेसिफिक तेजी खेलनी चाहिए, एल्स अगर किसी बेंचमार्क इंडेक्स में तेजी खेलनी है तो मुझे सबसे बेहतरीन जो इंडेक्स है वो सीएनएक्स आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स लग रहा है। इन्फोसिस के नतीजों के बाद यहां पर एक रुझान चेंज हुआ है और 11100 से थोड़ा सा नीचे आईटी इंडेक्स का जो फ्यूचर है ट्रेड कर रहा है। 11100 के ऊपर एक बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट है। मेरा ऐसा मानना है अगर इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है तो 11100 के ऊपर आईटी इंडेक्स के फ्यूचर को बाय करना चाहिए 10,900 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में 11,350 के लेवल्स इसी सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। ओके, आईटी इंडेक्स ज्यादा मजबूत दिख रहा है, कॉन्ट्रा कॉल ले रहे हैं यहाँ पर आईटी शेयरों पर राकेश। ये राय है उनकी निफ्टी और आईटी इंडेक्स पर। चलिए स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्सल नवनीत, शुरुआत आपके साथ। पहला स्टॉक जो आपने अपनी लिस्ट में ब्रिटानिया शॉर्ट करने की राय है आपकी, बताएं इसके बारे में। अनिल जी, इसका स्ट्रक्चर काफी वीक हो गया है। ऑलमोस्ट 2800 के लेवल से हम लोग लगातार इसको सेल रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अभी भी इसके अंदर में स्ट्रक्चर काफी वीक है। इसका ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है और स्टॉक के अंदर में फ्रेश शॉर्ट्स देखने को मिले थे मेरे को लास्ट कपल ऑफ डेज के अंदर में, एग्रेसिव शॉर्ट्स भी थे। तो करंट लेवल्स के अंदर में 2640 2645 के लेवल्स पे इसके अंदर में एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट साइड पे। अगर चाहे तो उसके अंदर में नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स भी ले सकते हैं, वो ऑलमोस्ट 12 पॉइंट प्रीमियम पे चल रहा है। उसके अंदर में नीचे के टारगेट्स जो पोजिशनल टारगेट्स बनते हैं समवेयर नियर टू 2520 के लेवल्स के बनते हैं। एक अपसाइड स्टॉप लॉस बना के चलना है, वो है 2695 का। ओके, तो ये रहा है इस वक्त ब्रिटानिया के स्टॉक पर, यहां पर शॉर्ट करने का मौका आप लेकर चल सकते हैं। ये राय है इस वक्त नवनीत की। लेकिन राकेश बंसल की भी कुछ बेहतरीन पिक्स मेरे पास हैं और उनमें सबसे ऊपर शुरुआत इन्फोसिस के साथ की जाए। आप आईटी इंडेक्स पर बुलिश हैं, इन्फोसिस लीड करेगा इसे राकेश? अनिल जी, इन्फोसिस का टेक्निकल पैटर्न काफी बेहतरीन है और स्टॉप लॉस काफी पास है। अगर आप देखें ट्रेडिंग का नजरिया है तो ट्रेडर्स की हमेशा ख्वाहिश होती है कि छोटा स्टॉप लॉस मिले और इन्फोसिस में मात्र 20-21 रुपए का एक स्टॉप लॉस बैठता है। 1117 पे एक स्टॉप लॉस लगा के इन्फोसिस को बाय करना चाहिए अनिल जी, और इस सीरीज में 1170 ऊपर में 1175 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये राय है इन्फोसिस पर खरीदारी करने की, 1170 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की राय। दो स्टॉक में है नवनीत की तरफ से और पहला स्टॉक है उसमें जी एंटरटेनमेंट। बताएं नवनीत। अनिल जी, इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और एग्रेसिव मेरे को कॉल बिल्डअप भी देखने को मिला है। साथ में इसके अंदर फ्यूचर्स के अंदर में ओपन इंटरेस्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर में लॉन्ग बिल्डअप है लास्ट कपल ऑफ डेज के अंदर में। स्टॉक ने एक अच्छा कंसोलिडेट, अच्छा एक करेक्शन देखा, उसके बाद में कंपेरेटिवली रिलेटिव स्ट्रेंथ में इसके अंदर में कंपेरिजन में काफी स्ट्रेंथ मिलने लगी है। अभी 400 के लेवल्स के ऊपर में इसको एंट्री लेनी चाहिए। इसके अंदर में अपसाइड टारगेट समवेयर नियर टू 420 का लगाना चाहिए और 415 से 420 की रेंज पे आना चाहिए अपसाइड टारगेट, और एक नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले वो 390 के लेवल्स का। ओके, 390 के लेवल के लिए स्टॉप लॉस लगाकर तेजी करने की राय जी एंटरटेनमेंट में। वहीं तेजी करने की राय राकेश की तरफ से है और वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। क्या टारगेट्स हैं इसके लिए? अनिल जी, अपोलो हॉस्पिटल का जिस तरीके से स्ट्रक्चर है एक नए हाइट्स की तरफ जा रहा है। अभी हम देखें तो मॉर्निंग में एक अच्छा उछाल हो चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड जो स्टॉप लॉस मैंने दिए हैं उससे फेवरेबल नहीं बैठता है। बस थोड़ा सा भी जैसे निफ्टी में करेक्शन आया है, स्टॉक करेक्शन लेता है अगर 15-20 रुपए की, तो एक अच्छा बाय बैठता है। 1342 के स्टॉप लॉस के साथ अपोलो हॉस्पिटल को बाय करना चाहिए 1493 के टारगेट के लिए। ओके, ये राय है इस वक्त आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी की। 1493 का लक्ष्य लेकर आप यहां पर तेजी कर सकते हैं। दोनों एक्सपर्ट की एक एक कॉल और है मेरे पास में और दोनों में खरीदारी की राय। एक ही सेक्टर के दो स्टॉक्स हैं, बताऊंगा थोड़ी देर में आपको, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर उत्तम कुमार। सर पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, हम एक्सिस बैंक का पुट लिया 390 का 4 रुपए में। एक्सिस बैंक 390 पुट 4 रुपए में। आज स्टॉक ऊपरी लेवल से फिसला तो है, नतीजों के बाद एक अच्छी तेजी हुई थी, अब थोड़ी सी रुकावट आती हुई दिख रही है। पूछ लेते हैं यहाँ पर नवनीत से क्या करना चाहिए। नवनीत, 4 रुपए में पुट खरीदा हुआ है, अब आज के बाद 2 ट्रेडिंग सेशन और है इनके हाथ में। वही उसी चीज का सबसे बड़ा डर है, बिकॉज इसके ना टाइम वैल्यू इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। 2 ही दिन बाकी हैं और एक्सिस बैंक वापस 390 के लेवल्स पे आता है, वो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। बट ये है कि इसके अंदर में आज के एंड ऑफ द डे इनको कॉल लेना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे अगर ये स्टॉक समवेयर अगर करेक्शन और थोड़ा गहराता हुआ है तो इसको एंड ऑफ द डे आसपास में इसको 1.5 रुपए के आसपास में इसको निकलने का मौका मिलता है तो निकल जाना चाहिए, बट ओवरऑल इस ट्रेड को कैरी नहीं करना चाहिए।
ओके, तो एक्सिस बैंक वैसे तो कमजोर हुआ है, लेकिन 390 का कॉल आपका आउट ऑफ द मनी है, थोड़ा दूर का है। आज उत्तम जी शाम तक एक बार इंतजार करें, 2:30-3 बजे के आसपास एक बार आप देख लेना चाहिए, तो फिर आप 2 बजे हमारी ट्रेडर्स हॉटलाइन में एक बार फिर से फोन कर सकते हैं। हमारे अगले दर्शक हैं इस वक्त संजीव शुक्ला साहब, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शुक्ला साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर जी, मैंने बैंक निफ्टी फरवरी का शॉर्ट किया था 1 लॉट। अच्छा, फरवरी का, अगले महीने का? हाँ जी सर। क्या भाव में? 15,606 में। ओके, स्टॉप लॉस टारगेट ले लें आपके लिए? हाँ जी, स्टॉप लॉस तो फिलहाल अभी नहीं डाला था जी। चलिए, आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली से के एक्सपर्ट से आपको राय दिलवाते हैं। राकेश बंसल साहब हैं हमारे साथ। राकेश जी, आप ही के दिल्ली के हैं, ये शुक्ला साहब, और 15,606 में फरवरी का लोट इन्होंने बैंक निफ्टी का एक बेचा है, ये बताएं क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक पुल बैक चल रहा है और मुझे लगता नहीं है कि, हालांकि ये पुल बैक है, करेक्शन यहां से देखने को मिल सकती है, बट कोई बहुत बड़ा मुनाफा इनको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इन्होंने फरवरी का लॉट शॉर्ट करा है। मैंने राय दूंगा फरवरी के सीरीज में 15,840 का एक स्टॉप लॉस लगा लें, और नीचे में मुझे नहीं लगता है कि फरवरी के अंदर ये नीचे में हम देखें तो 15,150 के अराउंड बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट, अगर ये स्तर मिलते हैं तो नीचे में निकलने की कोशिश, मुनाफा वसूली करनी चाहिए। एल्स अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो भी स्टॉप लॉस को ओबे करें, वहां से निकलें। बेहतर ये होगा कि अपनी खरीद के आसपास के अगर भाव मिलते हैं तो वहां पर निकलें, क्योंकि जिस तरीके से बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है, एक पुल बैक है, मुझे लग रहा है फरवरी सीरीज में बैंक निफ्टी में शायद एक रैली देखने को मिलेगी। चलिए ठीक बात है, तो फरवरी में रैली बन सकती, तो शुक्ला साहब ज्यादा इंतजार न करें, या तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें या फिर निकल जाएं, एक बार ये राय आपके लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि आपको स्टॉक फ्यूचर्स की 2 और बेहतरीन पिक्स दूंगा, दोनों ही एक्सपर्ट ऑयल एंड गैस स्पेस से एक एक शेयर चुने हैं और दोनों ही शेयरों में खरीदारी की राय। पहले बताएं नवनीत, आपने चुना है पेट्रोनेट एलएनजी। इंटरेस्टिंग स्टॉक है, इसके अंदर में पूरे जैन सीरीज के अंदर में देखेंगे एक स्मॉल करेक्शन जरूर देखने को मिला, बट ओवरऑल अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। काफी अच्छा, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे इसने सपोर्ट लिया है, वो है 240 के लेवल्स पे। अभी वहां से एक रिवर्सल देखने को मिला है, मेरे को लगता है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए अपसाइड पे, तो मेरे को अभी इस लेवल्स के अंदर में भी इसके अंदर में एंट्री ले सकते हैं। और नीचे के एक स्टॉप लॉस से 242 समवेयर नियर टू 244 के एक स्टॉप लॉस से अभी भी एक इसके अंदर में एंट्री बनती है, और अपसाइड का टारगेट नियर टर्म टारगेट वो 265 के लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। ओके, तो ये राय है इस वक्त पेट्रोनेट एलएनजी पर खरीदारी करने की, और आप तेजी करके चलें 266 के लक्ष्य के लिए। और इसी स्पेस की एक और कंपनी है आईजीएल, यहां पर तेजी करने की राय है राकेश की तरफ से। राकेश बताइए क्या लेवल्स आप लेकर चल रहे हैं इसके लिए? अनिल जी, आईजीएल में देखें तो कंटिन्यूसली मार्केट को इसने आउट परफॉर्म करा। जब दिल्ली में ऑड इवन स्कीम आई और उसके बाद जब बड़े डीजल व्हीकल्स पर बैन लगा, और आईजीएल में जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, शुक्रवार के सेशन में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है आर्ली चार्ट पर, काफी बुलिश चार्ट पैटर्न है। 539, 540 के स्टॉप लॉस के साथ आईजीएल को बाय करना चाहिए 620 के टारगेट के लिए। अनिल जी, एक और चीज, अभी थोड़ी समय पहले अगर हम देखें तो चार्ट्स के ऊपर सन फार्मा के अंदर एक बड़े चार्ट्स पर बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है 805 रुपए के ऊपर। सन फार्मा को भी खरीदना चाहिए। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो आज के लो 794 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, एल्स 780 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और सन फार्मा का अनिल जी टेक्निकल स्ट्रक्चर अब ऐसा है, गिरते बाजार में भी 850 के लक्ष्य दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो अभी अभी आपके लिए ताजा पिक ये आती हुई सन फार्मा स्टॉक। देखिए मैं आपको दिन का चार्ट दिखाता हूं सन फार्मा का, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह का मूव आया है। फिलहाल 794 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय दे रहे हैं सन फार्मा में, और ऊपर की तरफ 850 के लक्ष्य, 0.3% स्टॉक ऊपर है। 1.5 लाख शेयर नए जुड़े हैं सन फार्मा के काउंटर पर, ये इस वक्त का रुझान। तो यहां पर भी आपके लिए एक मौका बन सकता है तेजी का। देखिए पिछले कुछ मिनटों में अच्छी मजबूती बनती हुई दिखी है। ये शो शुरू होने के बाद 10:30 बजे जो शो शुरू हुआ उसके बाद से देखिए स्टॉक एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। बाजार का एक्शन, वायदा कारोबार का एक्शन और सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एक 195 अंकों की मजबूती है सेंसेक्स में इस वक्त, और निफ्टी 55 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मजबूती बरकरार है, 7,475 के आसपास इस वक्त कारोबार होता हुआ बाजार में। चलिए अगले दर्शक से लेते हैं सवाल, और हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एससी गोस्वामी साहब, दिल्ली से ही हमारे अगले दर्शक हैं। गोस्वामी साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल।
नमस्कार जी सर। मेरे पास भारतीय एयरटेल का 300 का एक पुट है 8 रुपए में। अच्छा। और आइडिया का 105 का एक पुट है 2.45 में। दोनों इसी महीने के हैं ना? जी हाँ, इसी महीने के हैं। क्या मैं इनको एक्सपायरी तक ले जाऊं या काट दूं? अच्छा, भारतीय का तो आपका इन द मनी हो गया वैसे। 8 रुपए का पुट है, यानी कि 297 296 के आसपास की प्राइस है। पहले भारतीय पर एक राय ले ली जाए और आइडिया का भी 2.45, दोनों को एक ही साथ ले लेते हैं। नवनीत बताएं, 390 में भारतीय का पुट खरीदा हुआ है और 105 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का आइडिया का पुट लिया है। 2.5 रुपए समझ ले इनकी कॉस्ट है एक तरह से। इन दोनों में क्या करेंगे? अनिल जी 390 290 स्ट्राइक प्राइस का होगा भारतीय का पुट। 290 बिल्कुल। ओके। भारतीय का देखिए स्ट्रक्चर बहुत ही वीक है, दोनों स्टॉक्स का स्ट्रक्चर काफी वीक है। और बट द ओनली प्रॉब्लम इनके पास में ये है कि एक्सपायरी बहुत नजदीक आ गई है। अब 290 का पुट ऑलमोस्ट नियर द मनी है। 292 का एक प्रीवियस सपोर्ट लगा था भारतीय के अंदर में, अगर वो सपोर्ट निकाल देता है तो इनको डेफिनेटली ये स्टॉक इनफैक्ट अभी भी मैं बोलूंगा लास्ट 2 दिन के लिए भी कैरी करना चाहिए। बट एंड ऑफ द डे वेट करना चाहिए यार। 290 का 292 के लेवल्स अगर ब्रेक करता है भारतीय, इसके अंदर में फ्रेश शॉर्टिंग तो अभी भी देखने को मिल रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर वहां पे 292 का लेवल अगर नहीं ब्रेक करता है तो इनके अंदर में एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज टाइम वैल्यू इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहेगा। सिमिलरली आइडिया के अंदर में इस लेवल्स के अंदर में 105 का पुट ऑप्शंस ऑलमोस्ट नियर द मनी है, बट इसके चांसेस इन द मनी होने के स्टिल है अभी भी। तो मैं इनको यही बोलूंगा कि अभी भी एट द एंड ऑफ द डे वेट करें। अगर 105 तक के लेवल्स देखने को मिल जाते हैं तो आइडिया के पुट कैरी करना चाहिए, नहीं तो इनको जस्ट बिकॉज टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट के कारण इनको कुछ बड़ा गेन मिलेगा नहीं इस पुट्स ऑप्शन में। तो गोस्वामी साहब 2-2:30 बजे के बाद एक बार फिर से पोजीशन रिव्यू कीजिए, क्योंकि देखिए कल छुट्टी है और परसों फिर एक्सपायरी के पहले एक ही दिन बचेगा, तो टाइम वैल्यू कम बहुत तेजी से होगी। तो उस समय ध्यान में रखिए कि क्या भाव चल रहे हैं, अकॉर्डिंगली एक डिसीजन लेना पड़ेगा। चाहें तो फिर से एक बार फोन कर लें आप हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कृष्णा अग्रवाल हमारे साथ हैं इस वक्त दिल्ली से अपना सवाल पूछने के लिए। जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। हाँ सर। सर मैंने आइडिया का फेब्रुअरी फ्यूचर लिया हुआ है। किसका? आइडिया का। अच्छा ओके। 104 रुपए 40 पैसे पे। अच्छा, आपने खरीदारी की है फरवरी की? हाँ जी, फरवरी का। राकेश जी से पूछते हैं। राकेश जी स्टॉप लॉस और टारगेट दीजिए। फरवरी में खरीदा इन्होंने आइडिया 104 रुपए 40 पैसे में, अभी तो थोड़े मुनाफे में हैं वैसे। देखिए अनिल जी, मुनाफे में है, स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, बट एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप बैठता है, यहां से थोड़ा सा 102 रुपए 80 पैसे का फरवरी सीरीज का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि पुल बैक में निकलना चाहिए। 112 113 के अगर भाव मिलते हैं तो निकलने की कोशिश करें। ठीक बात है। चलिए तो थोड़ा ऊपर में निकले सर। बहुत ज्यादा मजबूत दिख नहीं रहा है। टेक्निकल बाउंस बैक है, रिजल्ट के बाद पिटाई हुई थी तो थोड़ा ऊपर आ रहा है। तो अग्रवाल साहब जरा सावधान रहें, क्योंकि दूसरे हमारे एक्सपर्ट नवनीत जी, उनका भी टेलीकॉम स्टॉक्स पे व्यू तो कोई अच्छा है नहीं, तो थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। भुसावल महाराष्ट्र से हमारे साथ अगले दर्शक है पीयूष जोशी। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। पीयूष जी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी सर। पूछिए सर, क्या जानना चाहते हैं? मेरे पास सर एसबीआई का फ्यूचर है 222 पे 2 लॉट। 222 पे 2 लॉट खरीदे आपने एसबीआई के, इसी महीने के है ना? हाँ जी सर। चलिए, तो मैं रोल ओवर करूँ या सर लॉट बुक करें? ठीक है, चलिए अभी पूछे तो। अरे बाप रे, 222 बहुत ऊपर के लिए हुए आपने तो। 185 नुकसान भारी भरकम है आपको तो। 40-45 रुपए। अच्छा चलिए, अब क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए पहले तो वो समझ लें। रोल ओवर करने में समझदारी है क्या? नवनीत क्या कहेंगे आप? मैं अनिल जी इनको बोलूंगा कि रोल ओवर करने में समझदारी नहीं लगती है, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर कभी बहुत ही वीक है पीएसयू बैंक्स का। स्टिल एक रिबाउंड जरूर देखने को मिला है, बॉटम के लेवल से ऑलमोस्ट 10% का एक अपसाइड देखने को मिला है। नीचे का स्टॉप लॉस लेवल्स भी काफी डीप आता है मेरे को। 172 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आता है, वो काफी डीप है। इस लेवल से अभी भी नहीं बोलूंगा। तो मेरे को यही है कि समवेयर नियर टू पुल बैक के अंदर में अगर 190 तक के लेवल्स भी मिलते हैं इस एक्सपायरी के अंदर में, तो इसको निकल जाने में समझदारी है, इसको रोल ओवर्स नहीं करना चाहिए। तो सर पीयूष जी थोड़ा गलत ट्रेड हो गया, ऊपर में निकलने के बारे में थोड़ा सा विचार करें, वो ध्यान में रखें, या फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाए। अब वैसे तो दूर आ रहा है 172, आप अपने हिसाब से देख लें, या तो आज के लो के आसपास का या थोड़ा और नीचे का समझ कर एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे दर्शक कुछ और सवाल लेकर हमारे साथ हैं, ऑप्शंस की रणनीति भी लाएंगे आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशाखापट्टनम से शैलेंद्र साहब। सर नमस्कार।
क्या सवाल है आपका? हाँ सर, इसका नमस्ते सर मेरे पास इसका रिलायंस के 1100 का लॉट है, 3 लॉट है जो मैंने 8 इसका रुपए पे लिए हैं शुक्रवार या गुरुवार को। ओके, वो क्योंकि आपके चैनल में बताया गया था कि इसका रिलायंस के इसका रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं, यानी अच्छे भी आए लेकिन बट शेयर उसके बाद काफी नीचे आ गया है। ठीक बात है। तो आपने 3 लॉट लिए हैं 8 रुपए में 1100 रुपए के कॉल ऑप्शन पर। राय ले लेते हैं इस वक्त। नवनीत बताएं क्या करना चाहिए? रिलायंस के कॉल ऑप्शन हैं इनके पास, इसी महीने के 1100 रुपए के 8 रुपए में लिया। भाव तो रह गया इसका सिर्फ 60 पैसा। 1100 रुपए है, बहुत दूर, इस सीरीज में आना तो मुश्किल ही दिखता है। बहुत ही मुश्किल ट्रेड है कि जिसके अंदर में नहीं लगता है कि अनिल जी इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील के बराबर है, जिसके अंदर में ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से रिलायंस अगर आ जाए यहाँ तक लेवल पे, मेरे हिसाब से आज भी अगर आप देखेंगे तो रिलायंस के अंदर में अनवाइंडिंग हो रही है। आप फ्यूचर्स के अंदर में देखेंगे ट्रेड के अंदर में तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। एक डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस पॉइंट जरूर बन गया है रिलायंस के लिए, 1040 के लेवल्स के रेजिस्टेंस पॉइंट जरूर बन गया। तो मेरे हिसाब से तो इस ट्रेड के अंदर में अभी भी निकल जाना ही ज्यादा समझदारी है। चलिए इसमें से निकल जाएं शैलेंद्र जी, ज्यादा बेहतर है। मुनाफा होने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपके लिए जो चैनल CNBC आवाज आप इस वक्त देख रहे हैं वो TV 18 का हिस्सा है और TV 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। चलिए हमारे दोनों एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। राकेश और साथ ही नवनीत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज पर जुड़कर आज अपनी राय तमाम शेयरों पर हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए शेयरों पर फटाफट सलाह। हमारे साथ जुड़ेंगी प्रियंका संभव इस ब्रेक के बाद। तो हफ्ते की अच्छी शुरुआत, सेंसेक्स निफ्टी आधा % से ज्यादा ऊपर, मिड कैप में बढ़त ज्यादा, बैंकिंग, मेटल और फार्मा शेयरों में मिली मजबूती। खराब नतीजों के बावजूद ITC मजबूती के साथ टिका। बाजार को अब HDFC बैंक के नतीजों का इंतजार, मुनाफा 20% बढ़ने की उम्मीद। रेट्रो टैक्स के पुराने मामले अब नहीं खुलेंगे, भारत फ्रांस बिजनेस समिट में PM मोदी का साफ संकेत। आज भारतीय उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद। 36 राफेल जेट की डील पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। 26 जनवरी से पहले देश भर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। मुंबई समेत देश के अलग अलग हिस्सों से आईसिस के 20 संदिग्ध गिरफ्तार। महाराष्ट्र ATS ने की 94 वेबसाइट ब्लॉक। तो बाजार ने आज की है जबरदस्त शुरुआत, मजबूती हर तरफ देखने को मिल रही है। सेंसेक्स, निफ्टी सभी उछाल के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स में हम 182 अंकों की तेजी देख रहे हैं, 24,620 पर सेंसेक्स है और इस मजबूती को कायम रखने में भी कामयाब हो रहा है। निफ्टी में भी अब 52 अंकों की बढ़त है, 7,474 पर निफ्टी टिका हुआ है। मिड कैप में 137 अंकों की मजबूती और बैंक निफ्टी में 87 अंकों की मजबूती के साथ 15,586 पर है बैंक निफ्टी। और आज इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो ये एडवांसेस की तरफ है, यानी ज्यादा शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने वाले शेयरों की संख्या है 1,280 और गिरने वाले शेयरों की संख्या करीब 186-187 के आसपास। और निफ्टी में आज तेजी कहां से आ रही है? केन इंडिया, वेदांता, ये सभी वो काउंटर्स है जहां जबरदस्त तेजी दिख रही है। केन इंडिया को इसका भी फायदा मिल रहा है कि हम क्रूड में मजबूती को लौटते हुए देख रहे हैं। तो केन इंडिया 3.2% की तेजी के साथ, अंबुजा सीमेंट, सन फार्मा, वेदांता, ये सभी काउंटर्स है जहां तेजी दिख रही है।
HDFC में भी तेजी दिख रही है। ICICI बैंक भी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। टाटा स्टील, TCS, ACC ये सभी वो काउंटर्स हैं जहां हरे निशान पे कारोबार हो रहा है। लेकिन एक्सिस बैंक अपने 52 हफ्ते के न्यूनतम को छूने वाला है। एक्सिस बैंक में जबरदस्त दबाव है। हीरो मोटोकॉर्प में भी दबाव। भारतीय एयरटेल, L&T, BPCL ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां आज प्रेशर के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन आज हम सौदा आपका में लेकर आए हैं शेयरों की सेल। हम लगातार आपको ऐसे शेयर बता रहे हैं जहां अभी आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, यानी ये घिरे हुए हैं गिरावट में, और इस गिरावट में क्या आपके लिए है खरीद का मौका। शेयरों की सेल में समझेंगे अपने मार्केट एक्सपर्ट से। तो मेरे साथ है आज ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप नमस्ते, बताइए हम देख रहे हैं कई शेयर्स में जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। जिस तरह से एंड ऑफ सीजन सेल लगती है बाजार में, बिगनिंग ऑफ ईयर सेल लगी है। पेनिनसुला लैंड एक ऐसा शेयर है जिसमें हमने सिर्फ जनवरी में ही 21% की गिरावट देख चुके हैं। खरीदा जाए पेनिनसुला को? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक को खरीदा जाए। जिस तरीके के फंडामेंटल्स है, लॉस मेकिंग कंपनी है, स्टॉक्स प्लेज्ड है प्रोमोटर्स के, तो इन सब चीजों को देखते हुए और फिर रियल एस्टेट में कोई बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिट ऑन बाउंस की रणनीति अपनानी चाहिए। 19 रुपए के लगभग भाव है, 21 रुपए जहां भी आए तो मेरे हिसाब से निकल जाने में ज्यादा समझदारी रहेगी। तो पेनिनसुला में 21% की गिरावट नहीं लुभा रही है संदीप को, और कह रहे हैं कि अगर आपके पास है तो 21 रुपए के आसपास जब इसे जाते हुए देखें तो निकलने की रणनीति रखिए पेनिनसुला लैंड में। लेकिन जुबिलेंट फूड वर्क्स 19% की गिरावट जनवरी के महीने में, इसमें खरीद की राय है या नहीं आपकी? देखिए, अगेन जुबिलेंट फूड वर्क्स वैसे बहुत अच्छी स्टोरी है, कंजम्पशन स्टोरी है, बेहतरीन ब्रांड है, बहुत अच्छा फ्रेंचाइज है, बट सब कुछ को देखते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि जो वैल्यूएशंस है वो बहुत महंगे हैं। 74-75 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, और जबकि मार्केट में इतना बड़ा गिरावट आ रहा है, और जो आप बोल रहे हो सेल है, तो वाकई में सेल है। वहां पे लार्ज कैप्स में और जो सस्ते वैल्यूएशंस वाले स्टॉक है जहां पे डिविडेंड डील्स अच्छे हैं, उन टाइप के स्टॉक्स पे ध्यान देना ज्यादा समझदारी लगती है मुझे। तो मेरे हिसाब से इतने महंगे स्टॉक्स में वैसे नई एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। इन्वेस्टमेंट का तो मैं राय नहीं दूंगा। जिन्होंने ले रखा वो थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हैं, बट अगर एग्जिट भी कर जाए बाउंस पे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, और थोड़े से सस्ते वैल्यूएशंस वाले स्टॉक पे स्विच कर जाए तो हो सकता है कि इसके लॉसेस की भरपाई हो जाए। एक और शेयर संदीप जिसमें जनवरी में हम देख रहे हैं जबरदस्त डिस्काउंट, और वो है प्रकाश इंडस्ट्रीज का 20% की गिरावट केवल जनवरी के महीने में। जिस तरह के वैल्यूएशन अभी इसमें दिख रहे हैं, लग रहा है कि एक चीप बाय हो सकता है। लेकिन चीप बाय तो है, सही बाय है क्या लंबी अवधि के लिए प्रकाश इंडस्ट्रीज 20% की गिरावट के साथ? अगेन ये भी स्टॉक का जो सेक्टर है वो मुझे पसंद नहीं है इनफैक्ट, और जिस तरीके के हालांकि फंडामेंटल्स देखने पे काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक के साथ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रोमोटर्स के अगेन शेयर्स प्लेज्ड है, करीब 71% स्टेक प्लेज्ड है, तो मुझे लगता है कि वहां पे भी विशेष मुझे कोई अट्रैक्शन दिखता नहीं है उस पर्टिकुलर फ्रंट पे। तो जिन्होंने भी ले रखा है वो भी एग्जिट ऑन बाउंस की रणनीति अपनाएं, और अगेन सेफर और ज्यादा बड़े नाम और ज्यादा क्वालिटी स्टॉक्स पे स्विच करने की राय दूंगा। कॉक्स एंड किंग्स में हमने जनवरी के महीने में 16% की गिरावट देखी, और अभी जिस तरह से रुपए का इक्वेशन चल रहा है डॉलर के साथ, कई लोकेशंस में ट्रैवल करना सस्ता होगा, रुपए जिस तरह से मजबूत हो रहा है, तो कॉक्स एंड किंग्स आपको कैसा लगता है इस पॉइंट पर? जनवरी में 16% की गिरावट हम देख चुके हैं, क्या खरीदा जाए कॉक्स एंड किंग्स को? देखिए, कॉक्स एंड किंग्स भी स्टॉक अच्छा है, अच्छी ब्रांड है, बिजनेस अच्छा है, टूरिज्म का बिजनेस है, तो ओवरऑल इसमें भी एक राय यही रहेगी कि वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ता है, मगर डेट इक्विटी रेशियो, अब मैं क्योंकि जिस तरीके से अब सारे अच्छे स्टॉक्स और खराब स्टॉक्स एक साथ भुने गए हैं इस पर्टिकुलर फॉल में, तो मुझे लगता है कि अब मैं कहीं भी अगर थोड़ी भी कोई कमजोरी देखता हूं कोई भी स्टॉक में, तो उसको मैं अवॉइड करने की राय देता हूं। बाकी जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं। 225 से 250 का रेंज इस स्टॉक में आ सकता है। बाकी डेट इक्विटी रेशियो इस कंपनी का बहुत हायर साइड पे है, करीब 2.5 के लगभग है, जो मुझे थोड़ा डरावना लगता है। और बाकी प्रोमोटर्स के शेयर्स यहां पे भी प्लेज्ड है, और बाकी चीजें काफी अच्छी है, बट ओवरऑल आई फील कि मैं अगर नया इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं और बेटर स्टॉक ढूंढने की कोशिश करूंगा।
सीमेंट सेक्टर में काफी सारा एक्शन है संदीप। हम देख रहे हैं कई बिजनेसेस जो है खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं पूरे सीमेंट पैक की अगर बात करें। और इस सीमेंट पैक में जेके सीमेंट में जनवरी में हमने 12% की गिरावट देखी है। तो जिस तरह के वैल्यूएशन में जेके सीमेंट अभी नजर आ रहा है, इसे खरीदें या इससे बचें? देखिए, जिन्होंने ले रखा वो होल्ड कर ले। जेके सीमेंट्स वैसे एज अ स्टॉक एंड एज अ सेक्टर दोनों ही अच्छे में है, और मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट में भी जो लार्ज कैप्स है वहां पे ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है, और अंबुजा सीमेंट समाव अच्छा लगता है। और अगर दूसरी कंपनी देखें तो इंडिया सीमेंट्स है जो थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा है, बट डाउनसाइड बहुत ज्यादा दिखती नहीं है। उसमें जो नेगेटिव्स थे वो काफी हद तक खत्म हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया सीमेंट्स और अंबुजा सीमेंट्स इन दोनों स्टॉक्स पे दाव लगाना ज्यादा सही रहेगा, रादर देन जेके सीमेंट्स में नया दाव लगाना। जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करे 540-50 के टारगेट के लिए। पीएसयू बैंक की बात करते हैं। कर्नाटक बैंक में हम जनवरी के महीने में 19% तक की गिरावट देख चुके हैं। सस्ता लग रहा है कर्नाटक बैंक अभी, लेकिन क्या खरीदना चाहिए लंबी अवधि के लिहाज से? कर्नाटक बैंक कैसा लगता है संदीप? फंडामेंटल्स कैसे दिखते हैं इस कंपनी के? देखिए, अगेन फंडामेंटल्स तो सारे बैंक्स के एक अलग ही टाइप के फंडामेंटल्स है, दिखने में सब सही है, बट जो एसेट क्वालिटी है, जो स्ट्रेस लेवल्स है, बहुत ज्यादा हायर साइड पे, और ये एक तरीके से बहुत ही वैसे वॉलेटाइल स्टॉक रहता है, और अंडर परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक भी, कर्नाटका बैंक भी। तो मुझे लगता है कि बैंक्स में और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऑप्शंस बहुत ज्यादा बेहतरीन लगते हैं, जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि इंडसइंड बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये ज्यादा बेहतरीन लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बैलेंस शीट भी मजबूत है और साथ साथ ग्रोथ भी बहुत बेहतरीन ला रही है कंपनीज, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो इन टाइप के स्टॉक्स पे जाए, क्योंकि पिटाई सारी जगह हुई है, तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कि स्टॉक में पिटाई हुई है। तो और ओवरऑल अगर पीएसयू बैंक्स में जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई बहुत अच्छे लेवल्स पे आ चुका है, और लॉन्ग टर्म में जिसका भी 2-2.5 साल 3 साल का नजरिया है, उनको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स मिलेंगे अगर इन टाइप के स्टॉक्स में निवेशित रहे अगर बैंकिंग सेक्टर में। तो पीएसयू में आपको एसबीआई पसंद आ रहा है, इंडसइंड और कोटक पसंद आ रहा है मौजूदा भाव पर, लेकिन एक और बैंक इसका जिक्र मैं करना चाहूंगी क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है जबरदस्त डिस्काउंट, और वो है यूको बैंक। देखिए ना, 17% गिर चुका है सिर्फ जनवरी के महीने में। संदीप, खरीदे यूको बैंक, दूर रहें? हाँ, देखिए, दूर तो रहने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रख सकते हैं, बट ओवरऑल पीएसयू बैंक्स के जो मैं कह रहा हूं एसेट क्वालिटीज थोड़े क्वेश्चन मार्क है वहां पे, और जो स्ट्रेस लेवल्स है सारी ही बैंक्स में, पर्टिकुलरली जो छोटी पीएसयू बैंक्स है वहां पे तो मुझे कॉन्फिडेंस कम आता है। तो यहाँ पे होल्ड कर ले, बाकी बहुत टूट चुका है, इनफैक्ट ऊपरी स्तरों से तो बहुत ज्यादा टूट चुका है। तो बिल्कुल एक बार बने रहने की तो राय दूंगा 45 रुपए तक के टारगेट के लिए भी, बट नया निवेश करना हो तो जो मैंने ऑप्शंस दिए हैं अभी थोड़ी देर पहले, उसमें जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा बैंकिंग सेक्टर में। और संदीप के ऑप्शन बैंकिंग सेक्टर के मैं दोहरा देती हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू बैंक्स में इन्हें पसंद आ रहा है, इंडसइंड और कोटक इन्हें पसंद आ रहा है, मौजूदा भाव में खरीद की सलाह इनमें दे रहे हैं। यूको बैंक में अगर है आपके पास तो इसे होल्ड करें, लेकिन फ्रेश खरीद से अभी थोड़ा सा बचें। लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन शेयरों की ये सेल जारी रहने वाली है आगे भी। कुछ और स्टॉक्स जिनमें वैल्यूएशन में हम देख रहे हैं काफी कमी आई है, क्या आपको खरीदना चाहिए? इस जवाब के साथ ही इंडियन ट्रेडिंग लीग के अपडेट के साथ हम हाजिर होते हैं छोटा सा ब्रेक लेकर। सीएनबीसी आवाज पर चल रहे इंडियन ट्रेडिंग लीग के महामुकाबले में ट्रेडर्स का स्कोरबोर्ड है आपके सामने। कपिल प्रदीप सावले 260% के शानदार रिटर्न के साथ नंबर 1 के पायदान पर बने हुए हैं। कपिल नंबर 1 के पायदान में ट्रेडर्स लीग में चल रहे हैं। और अब जायजा लेते हैं विमेन लीग का, और विमेन में प्रियंका श्रीवास्तवा 86% के शानदार रिटर्न के साथ नंबर 1 के पायदान पर हैं। यह है इनके वीकली रिटर्न का स्कोरबोर्ड। प्रियंका श्रीवास्तवा 86% का शानदार रिटर्न, नंबर 1 के पायदान। और कमोडिटी लीग में सबसे आगे चल रहे हैं विनय गंगया बंगारी मत
267% के शानदार रिटर्न कमा रहे हैं विनय, और ये शानदार रिटर्न इन्हें नंबर 1 के पायदान पर टिकाए हुए है। और अब मेरे साथ जुड़ने वाले हैं एक विजेता, कपिल प्रदीप सावले हैं मेरे साथ, ट्रेडर लीग्स के विजेता हैं। ये कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं और मेरे साथ हैं फोन लाइन पर। कपिल नमस्ते, स्वागत है आपका। पिछले हफ्ते आपने 200% रिटर्न कमाया, कहां पर आपकी नजर रही जिसने आपको ये शानदार कमाई करके दिया है? क्या स्ट्रैटेजी थी कपिल? ग्लोबल क्यूज देख रहा था मैं, ग्लोबल क्यूज की तरह से ट्रेंड देख रहा था। ट्रेंड के हिसाब से मैंने पूरा शॉर्ट पोजीशन ही ज्यादातर लिए, शॉर्ट और कवर करते चला गया मैं। उसके हिसाब से मैंने ट्रेंड देख के मैंने थोड़ा सा पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने की सोची थी, कैरी फॉरवर्ड करके ही मैंने लिया है पोजीशन ग्लोबल ट्रेंड की वजह से। ग्लोबल क्यूज पर आपने एकदम नजर बनाई रखी कपिल, राइट? ये आपके लिए सही साबित हुई, ग्लोबल क्यूज को आप फॉलो करते रहे। निफ्टी 7200 के पुट में आपने सबसे ज्यादा कमाई की है। ये डिसीजन आपने किन फैक्टर्स को देखकर लिया और ये आपके लिए काम पे किया, समझाइए जरा। ज्यादातर मैं टीवी देख के ही थोड़ा बहुत पोजीशन लिया था। बाकी कुछ नहीं है, न्यूज चैनल्स देख के ही जो ग्लोबल क्यूज वहां पे आते हैं उसके हिसाब से एनालिसिस जो किया, और ट्रेंड लाइन देख के ही थोड़ा बहुत देख के कर दिया। ठीक है, बस। तो हमेशा आप यही स्ट्रैटेजी रखते हैं, न्यूज़पेपर न्यूज और टेलीविजन चैनल से आप सब ये सारे क्यूज, संकेत जो इंडिकेशंस जो है उन्हें आप फॉलो करते हैं, राइट? जी, यस, जी हाँ। आगे आपके लिए कोई खास जगह, आप कोई खास देख रहे हैं मूवमेंट इंटरनेशनल बाजार में जिसको आप फॉलो कर रहे हैं? क्रूड की कीमत देखिए फिर से संभलने लगी है, क्या आपके भी स्ट्रैटेजी में ये एक रोल प्ले करने वाली है आगे की? जी बिल्कुल करने वाली है। क्रूड अभी बाउंस बैक, मुझे तो लग रहा है अभी वो ये बाउंस है और ये ज्यादा टिकेगा नहीं। ग्लोबल क्यूज क्रूड जो है वो क्रूड का नीचे की ट्रेंड दिखा रहा है, और सब जानकार जो बोल रहे हैं उसके मुताबिक थोड़ा बहुत हम कोशिश करते हैं ट्रेंड लाइन देख के कुछ समझने की। चलिए, तो समझते रहिए बाजार को, शानदार रिटर्न्स कमाते रहिए। शुक्रिया कपिल प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोल्हापुर से कपिल प्रदीप थे, पिछले हफ्ते इन्होंने शानदार रिटर्न कमाया था और इस हफ्ते भी देखिए 260% का शानदार रिटर्न कपिल कमा के नंबर 1 पायदान पर हैं, और ये फॉलो करते हैं इंटरनेशनल क्यूज को और उस पर नजर बनाए रखते हैं। अभी इनकी नजर है क्रूड की कीमत पर। वैसे अब आपको हम ये भी बताते हैं कि आईटीएल में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं। आईटीएल के जरिए आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आप www.indiantradingleague.com पर रजिस्टर करें। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी रखनी होगी। इसके ऊपर आप जितनी चाहें उतनी बड़ी रकम लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूंजी सिर्फ कैश ही नहीं, शेयर के जरिए भी आप रख सकते हैं। आईटीएल में बड़े से बड़े ट्रेड पर आपको सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज देना होगा। ये कोई वर्चुअल मनी का खेल नहीं है, यहाँ असली पैसे से हो रही है कमाई, मार्केट के इन खतरों के खिलाड़ियों की तरह। बाजारों ने आज की मजबूत शुरुआत और उस मजबूती को अभी भी कायम रखने में कामयाब साबित हो रहे हैं। सेंसेक्स में हम 105 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार देख रहे हैं। निफ्टी में सुबह के लेवल से थोड़ी सी कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी हरे निशान पर है। 7,451 पर 30 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी है। मिड कैप में कारोबार हो रहा है 108 अंकों की तेजी के साथ 12,330 का लेवल मिड कैप में बना हुआ है। बैंक निफ्टी में भी हम 58 अंकों की बढ़त पर कारोबार देख रहे हैं और इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी फिलहाल एडवांसेस की तरफ है। 1,230 शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं और इनके मुकाबले 234 शेयर हैं जिन पर लाल निशान हावी हो रहा है। और तेजी कहां से आ रही है? केन इंडिया में देखिए ऑलमोस्ट अब 3.5% की बढ़त को केन इंडिया छूने वाला है। क्रूड में जो रिकवरी आई उससे भी केन इंडिया को मजबूती मिल रही है। अंबुजा सीमेंट में भी हम 3.25% की बढ़त देख रहे हैं। सन फार्मा भी ऑलमोस्ट 3.25% की बढ़त के साथ है। टीसीएस, वेदांता, एसीसी ये सभी वो काउंटर्स है जहां तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कर रहे हैं खास मुलाकात। सीधा चलते हैं दिल्ली।
नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और यह है खास मुलाकात केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से। सर, आप मुंबई दौरे पर हैं, संक्षिप्त यात्रा पर, आपने वक्त निकाला बातचीत के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मेरा पहला सवाल तो यही होगा कि जिस प्रकार से तेल के दाम गिरे हैं, लगातार चर्चा हो रही है, फिर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए एक स्ट्रेटजी जरूर बना रहे होंगे कि अगले 2-3 साल के लिए कितना सस्ते दाम पर क्रूड हम खरीदने के लिए करार कर लें, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। संजय जी, जब पिछले हफ्ते में मैं आप ही के प्रोग्राम में दिल्ली में आया था, तब ये प्रश्न में मैं ही कहा था, तेल एक साइकिलिक प्रोसेस में चलती है, कब बढ़ती है कब घटती है, फिर कभी बढ़ जाती है। अब ये तेल ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन एक बात आपने सही कहा कि अभी शायद एक इन दिनों में रिसेंट पास्ट में एक सबसे नीचे रेट है, उसकी सबसे एकदम लो लेवल पे एक रेट है। इसी को कैसे हम कैप्चर कर पाए, हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, हमारी जो टर्न कॉन्ट्रैक्ट हैं, या हमारी जो कुल मिला के विश्व की बाजार में हम लोगों की जो आज के दिनों में ऑप्टिक कैपेसिटी, उसको लिवरेज करते हुए हमको अच्छा टर्न मिले, हमको अपना स्टोरेज फैसिलिटी में हम नया नया डायनेमिक सोच रहे हैं कि हम उसमें कैसे उसको रख पाए। इस सारा विषय पे कुछ विषय को तात्कालिक करना पड़ेगा, कुछ विषयों को हमको मीडियम टर्म करना पड़ेगा, कुछ विषयों को हमको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करनी पड़ेगी। इसलिए सारा विषयों पे, तीनों एस्पेक्ट पे मिनिस्ट्री उस विषय पे कंपनियों के साथ मिलके उस पे काम कर रही है। कुछ सफलता मिली है, कुछ सफलता भी मिल जाएगी। जैसे आपका फोकस अफ्रीका पर गया, तो हम ये समझते हैं कि अभी $25 पर बैरल अगर क्रूड है, तो इस औसत पे कितना ज्यादा आप लोग लॉक कर लेंगे आगे की डील, तो उस पर आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा भंडार आप आगे के लिए इकट्ठा करने के सौदे कर चुके हैं या करने जा रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि इसकी सिर्फ भंडारण की अपने आप में एक सीमा है। हम चाह के भी, अगर आज सस्ता तेल मिल रहा है, हम चाहें तो भी हम भंडारण कर लें, ये हो भी नहीं सकता है। इसलिए एक मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म की प्लान है। लेकिन जैसे हमने कुछ अच्छे टर्म्स इन दिनों में हमने जैसे हमने अपना मार्केट साइज को लिवरेज किया। भारत सबसे आज दुनिया के अंदर, अमेरिका देखिए, यूरोप देखिए, चाइना को देखिए, सारे बाजार के अंदर भारत की मार्केट में अपने आप में एक वाइब्रेशन है, अपने आप में एक ऊर्जा है। इसी को लिवरेज करते हुए अच्छे टर्म ले लेना। अभी आपने अफ्रीका की बात कही, 2 साल पहले अफ्रीका में हमको जो टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिलती थी वो पूरी भी नहीं होती थी, जितना मिलती थी वो पूरी भी नहीं हो पाती थी। अभी लेकिन हम लोगों ने अपने डिप्लोमेटिक इफोर्ट से ही उसको डबल कर लिया। 3 मिलियन मेट्रिक टन IOC ने सिर्फ ले लिया है और अच्छे टर्म पे ले लिया, जो सस्ता होती है। नाइजीरियन क्रूड की स्पॉट और टर्म प्राइस में से टर्म प्राइस सस्ता होता है, उसको हमने बढ़ाया है। इसलिए हमने कई देशों में, खाड़ी की देशों के अंदर, अभी हमने कतार से हमारी LNG प्राइस को रीनिगोशिएट किया। इस सारे में हम अपने जो एक इंडिया की मार्केट कैपेबिलिटी है उसको हम लिवरेज कर रहे हैं, उसको हम शोकेसिंग कर रहे हैं। और सर्वोपरि प्रधानमंत्री जी की जो अपने आप में एक नेतृत्व है और उनकी जो उन पे भरोसा विश्व के निवेशकों को भी है, इसमें हमको कुछ लिवरेज मिल रहा है, उसकी फायदा भारत की अर्थनीति को भी मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री की नजर आप पर, आपके मंत्रालय पर बड़ी भारी होगी बजट के पहले, और चूंकि दाम गिरे हुए हैं तो हमको लगा था पूरा पास ऑन करवाएंगे आप लोग कंज्यूमर को, तो थोड़ा करवाया, ज्यादा अपने पास रख लिया। अब हम सुनते हैं कि कस्टम ड्यूटी इस पर लगा सकते हैं कि उनको पैसा चाहिए। देखिए, ये जो हिसाब संजय जी आप दे रहे कि थोड़ा ही पासन क्या ज्यादा रख लिया, ये थोड़ा हमारी सेक्टर के बारे में और देश की अर्थनीति के बारे में इसे समीक्षा करना थोड़ा नाइंसाफी होगा, मैं ये बात करूं। अगर मैं आंकड़ा ही आपके सामने बताऊं, पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने लगभग दोनों प्रोडक्ट पे, जिसको हमने डीरेगुलेट भी कर दिया है, बाजार भाव के साथ जोड़ दिया है। पेट्रोल पहले से हो गया था, डीजल को हम लोगों ने उसको ले आने के बाद किया। दोनों में हम लगभग 20-20 बार दाम घटाए हैं और 15-15 रुपये हम दाम घटाए हैं। हाँ, ये बात सही है। एक संतुलित अर्थनीति के लिए हम लोगों ने कुछ पैसे, कुछ बचत को हमने टैक्स में कन्वर्ट किया। वो 15 रुपया नहीं है, वो 10-12 रुपया तक है। इसलिए हमने ज्यादा पैसा ग्राहकों को पहले दिया। हमको जिस प्रकार की विरासत में अर्थनीति मिली थी, हमारी पहला चिंता था मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे, इन्फ्लेशन नियंत्रण में रहे और महंगाई पे काबू आए। कम से कम हम आज कह सकते हैं इन्फ्लेशन को हम बांधे रखने में हमारी सेक्टर की काफी भूमिका रही है।
और हम उसमें एक मूल्य वृद्धि को नियंत्रण करने में कमोडिटी की एक दो फूड आइटम की एक चुनौती अभी भी बना हुआ है, लेकिन मोटा मोटी एक नियंत्रण आज मूल्य पे है। और बाकी रहा कुछ पैसा कि हमने एक वेलफेयर स्टेट के नाते, एक कल्याणकारी राज्य के नाते हम लोगों ने कुछ पैसा को टैक्स में कन्वर्ट किया है। ये भी एक भारत सरकार की योजना देखिए, 42% टैक्स की हमारी जो संग्रह हम तो राज्यों को लौटा देते हैं। इसलिए एक संतुलित अर्थनीति, एक तरफ ग्राहकों को लाभ मिले, दूसरी तरफ अर्थनीति में एक जान आए, उसमें से एक रफ्तार आए। आज रोड सेक्टर चल पड़ी है। क्यों चल पड़ी है? कि हम लोगों ने जो पैसा बचाया उसको हमने रोड सेक्टर में खर्चा किया। क्या देश की रोड सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होनी चाहिए? पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पगलिया कर रहे थे खास मुलाकात, और आप इसके कुछ अंश देख रहे थे, लेकिन ये पूरी मुलाकात आप दिन भर सीएनबीसी आवाज पर देख पाएंगे। और ये देखना जरूरी इसलिए कि क्रूड की गिरती हुई कीमतों का भारत किस तरह से फायदा उठाएगा, इस रणनीति पर बात कर रहे थे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सौदा आपका में आज मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए कमोडिटी बाजार में कहां है एक्शन, हमारे शो कमोडिटी राउंडअप में। नमस्कार।